नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इन दोनों देशों के बीच डिफेंस और बिजनेस से जुड़े कई अहम समझौते हुए हैं और सबसे अहम ब्रह्मोस डील बताई जा रही है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीनों से बातचीत चल रही थी और भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा और इसी के साथ फिलिस्तीन वियतनाम के बाद से इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन जाएगा। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है और इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम विकसित करने में मदद करेगा। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का मंगलवार का दूसरा दिन रहा और पीएम राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। पीएम शाम को जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वो बुधवार को इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है और भारत इंडोनेशिया रिश्ते को नया सम्मान मिला है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर बातचीत की गई है। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ खबर पर चर्चा करने के लिए संदीप जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। तो ये दौरा कितना खास होगा भारत के लिए, संदीप जी? देखिए अनीता जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं, तो ये दौरा काफी खास हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जो हिंदुस्तान के साथ कई चीजों पर मिलकर के काम कर सकता है। एक तो हथियारों के मामले में हम उनको काफी सपोर्ट दे सकते हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हिंदुस्तान इंडोनेशिया को दे सकता है। दूसरे कई ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम टेलीकॉम सेक्टर की बात कर ले या IT सेक्टर की बात कर ले या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर ले, इन चीजों में भी आगे साथ में मिलकर के काम हो सकता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये जो यात्रा है, ये जो मीटिंग है, किस दिशा में आगे बढ़ती है और हिंदुस्तान को इससे कितना लाभ होता है और कितना बिजनेस हमें इंडोनेशिया से मिलता है। और आपको ये मालूम है पूरी दुनिया में जिस तरीके से मोदी जी का डंका बज रहा है, जिस देश में भी जाते हैं वहाँ का सम्मान मोदी जी को मिलता है और मोदी जी को सम्मान इंडोनेशिया में भी मिला है। बिल्कुल। ऐसे में सर कहा जा रहा है कि 20 मुद्दों पर बातचीत हुई है, 20 मुद्दों पर करार भी हुआ है। इसमें से कृषि है, रक्षा है, खनिज है, शिक्षा है, तमाम तरह की चीजें इस पर बातचीत हुई है और बहुतों पर हस्ताक्षर भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो क्या लग रहा है कि कृषि क्षेत्र में बात कर लूं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लूं, तो भारत को इसमें बढ़ावा मिलेगा और भारत को फायदा होगा? देखिए बिल्कुल, अगर कोई भी MOU साइन होता है दो देशों के बीच में, तो चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर के हो, IT को लेकर के हो, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो, तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा तो दोनों देशों को मिलता है। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि इंडोनेशिया के साथ अगर बात आगे बढ़ेगी और कुछ MOU साइन होंगे तो उसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। बिल्कुल। खबर ये भी निकलकर सर सामने आ रही है कि $450 मिलियन यानी कि करीब 3,877 करोड़ रुपए का जो ये पूरा मुद्दा हुआ है, बातचीत हुई है, समझौते हुए हैं, ये इतने करोड़ रुपए का है, तो भारत को डेफिनेटली फायदा तो होना चाहिए।
देखिए, अगर इतने बड़े एमओयू साइन होते हैं तो हिंदुस्तान को बिल्कुल फायदा मिलेगा। और अगर एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है, और एग्रीकल्चर में अगर हमारी चीनी वहां जाती है या हमारे जो अनाज है वो वहां जाते हैं, हमारा चावल वहां जाता है, तो मेरे ख्याल से हमारे किसानों को और हमारे देश को उसका लाभ मिलेगा। और आने वाले टाइम में इसका कितना फायदा मिलता है या ये किस दिशा में आगे बढ़ता है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अनिता। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडोनेशिया दौरे पर हैं और इन दोनों देशों के बीच मिसाइलों और कई बड़े सौदे हुए हैं और उसे लेकर जानकारी भी अब सामने आ रही है। तमिलनाडु के करूर हादसे को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने मुख्यमंत्री विजय के पीड़ित परिवारों से मिलने और राहत देने के कार्य पर रोक लगाने से इनकार करते हुए डीएमके की याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी मुख्यमंत्री की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेंगे। अदालत ने डीएमके के वकील से कहा है कि न्यायालय को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाया जाए। यदि सत्तारूढ़ टीवी के नेता कोई भी बयान देते हैं तो विपक्ष भी राजनीतिक रूप से उसका जवाब दे सकता है, लेकिन ये लड़ाई अदालत के बाहर लड़ी जानी चाहिए। डीएमके का आरोप था कि पिछले साल करूर में टीवीके की रैली के दौरान हुई भगदड़ जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी, उसकी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री विजय के करूर दौरे और पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर भी आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि इस मामले की जांच पहले राज्य पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया है। मामले की निगरानी न्यायालय की एक समिति कर रही है। गुजरात में साल 2008 के चर्चित सीरियल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा और 11 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है और इस फैसले के साथ ही देश के सबसे चर्चित आतंकी मामलों में से एक पर न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। साल 2008 में गुजरात के कई इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। मामले की जांच के बाद से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लंबी सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने 38 दोषियों को मृत्युदंड और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन सजाओं को दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और विस्तृत सुनवाई के बाद से हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा। अदालत ने माना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाह दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। हाईकोर्ट के इस फैसले को 2008 सीरियल ब्लास्ट पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और गलत लेबलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 कंपनियों को नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही हेरिटेज फूड्स, सिप्स और साथ ही डिया फूड्स शामिल हैं। इन कंपनियों पर अपने उत्पादकों से जुड़े कथित भ्रामक दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप है। साथ ही FSSAI के अनुसार संबंधित कंपनियों के 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। नियामक का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस में हेरिटेज फूड्स के फ्रेश पनीर और डिया फूड्स के ला कासा बैगन और साथ ही कई ऐसे फूड्स हैं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। FSSAI का कहना है कि खाद्य उत्पादकों में किए जाने वाले सभी दावे वैज्ञानिक आधार पर होने चाहिए और उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए। इस कार्रवाई को उपभोक्ताओं हितों की सुरक्षा और खाद्य उत्पादकों की पारदर्शी लेबलिंग सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फैजल खान यानी कि खान सर की जमानत याचिका पर अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों को विस्तार से सुना। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और जमानत याचिका पर निर्णय जो है वो कल सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने फैजल खान को जमानत दिए जाने के पक्ष में अपने तर्क रखे, जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद से कोर्ट ने मामले में विचार के लिए फैसला सुरक्षित रखा है और अब सभी की निगाहें अदालत के कल आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। यदि अदालत जमानत याचिका स्वीकार करती है तो फैजल खान को राहत मिल सकती है, जबकि याचिका खारिज होने की स्थिति में उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में ही रहना होगा।
फिलहाल अदालत ने मामलों की गुणदोष पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। कानूनी प्रक्रिया के तहत कल सुनाए जाने वाले आदेश के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि फैजल खान की जमानत मिलेगी या फिर उन्हें नहीं। वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामला जो सामने आने के बाद से अब हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाया है। मंदिर में पारदर्शिता और श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए सभी पुजारियों और कर्मचारियों को सूचित के शपथ दिलाई गई है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और साथ ही पंचायती श्री निरंजना अखाड़े के सचिव महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने मंदिर के सभी पुजारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति मंदिर के चढ़ावे का निजी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसे तत्काल सेवा से निष्कासित किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मंदिर में चढ़ावे और अव्यवस्था की निगरानी के लिए 7 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। महंत रविंद्र दास पुरी ने कहा है कि इस समिति का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्थाओं को पूरी पारदर्शिता बनाए रखना है और किसी भी तरह की अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है। और इसी दौरान महंत रविंद्र पुरी ने हाल ही में गठित अखाड़ा परिषद की दूसरी कार्यकारिणी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो खुद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अध्यक्ष चुने गए हैं और उनके पास बहुमत का समर्थन है। ऐसे में साल 2027 का कुंभ मेला उनकी अगुवाई में ही आयोजित होगा। महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि मनसा देवी मंदिर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फिर चढ़ावे में हेरा फेरी का कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिरों की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। कल कोई ऐसी घटना ना घटे। जो चढ़ावा हमारे यहाँ है, जितने भी पुजारी है, सबको हमने आज शपथ दी है कि कोई भी पुजारी चढ़ावे का गलत प्रयोग नहीं करेगा। जो भी चढ़ावा मंदिर में आता है उसको मंदिर ट्रस्ट में जमा करेगा और कोई भी चढ़ावा जेब में नहीं रखा जाएगा। और पूरा प्रयास हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कावड़ आने वाली है और आपने देखा होगा अक्सर ऐसी शिकायतें आती है, चढ़ावे की चोरी होती है। और मैंने भी ये आज सुबह निश्चय किया, जितने मेरे पुजारी हैं सब पुजारियों को बिठा करके हमने इनको समझाया है कि देखिए भगवान के सामने का जो चढ़ावा होता है वो जेब में डालना उचित नहीं है, कोई ऐसा प्रयास ना करें। और हमने एक कमेटी बनाई है जो वहीं दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की तैयारी कर ली है। सरकार महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में है और औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के अवसर पर हो सकता है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा करने की तैयारी है और इस योजना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। केवल इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। दरअसल इस साल रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके तहत सरकार 28 अगस्त को महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ करेगी और इस योजना के तहत 21 से 60 साल की आयु की महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे दिल्ली की करीब 20 से 25 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलने का अनुमान है। इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। महिला समृद्धि योजना के लिए सरकार ने बजट में 5110 करोड़ का आवंटन भी किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को लेकर पहले ही साफ किया था कि इसे पूरी तैयारी के साथ लागू किया जाएगा, जिससे सभी पात्र महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सके और इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को ही मिलेगा जिनके परिवार की आर्थिक आय 2.50 लाख से 3 लाख के बीच होगी। इसके साथ ही महिला दिल्ली की निवासी होनी चाहिए और इस योजना के तहत राशन धारक महिलाओं का भी प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि जो महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, इनकम टैक्स भरती हैं और उनके पास 4 पहिया वाहन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करती हूँ कि ये आपकी एक वोट की ताकत थी जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना। ये आपका आशीर्वाद, ये आपका प्यार। इस विधानसभा में यदि 300 करोड़ के काम हो पाए हैं तो ये आपके एक वोट की ताकत है। नहीं तो सरकारें तो पहले भी थी, विधायक तो पहले भी थे, मुख्यमंत्री तो पहले भी थे। आपने चुना तो ये काम कर पाए, इसलिए आपको प्रणाम। और मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करती हूँ
कि ये आपकी एक वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के एक्स अकाउंट को दोबारा चालू करने का आदेश दिया है। ये फैसला पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि अब इसे जारी रखने का आधार नहीं बचता। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सीजेपी की कुछ पोस्ट से नीट परीक्षा के दौरान परीक्षा और अभिभावकों में भ्रमक और अफरा तफरी फैलने की आशंका थी और इसी कारण अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि अब नीट परीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसीलिए सरकार की ओर से दिया गया ये आधार अब लागू नहीं होता। अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध की कानूनी कसौटी पर जांच होनी आवश्यक है और ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया भी जाना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस जनता पार्टी हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाओं में आई थी। दावा किया गया कि अकाउंट बनाने के कुछ ही दिनों में पार्टी के करोड़ों फॉलोअर्स मिले और इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से सीजेपी का एक्स अकाउंट फिर से सक्रिय हो सकेगा। वहीं केरल क्षेत्र में एक बड़ा हादसा जो है वो निकलकर सामने आया है, जहां पर निर्माण कार्य के दौरान इमारत का हिस्सा ढह जाने से 5 से 7 मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और सूचना मिलते स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। बचाव कार्य में जेसीबी, क्रेन और अन्य भारी मशीनों के साथ विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मलबे में फंसे मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है और मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी तैनात हैं ताकि बाहर निकाले गए घायलों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर हादसा स्थल के आसपास का इलाका खाली करा दिया है और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों की वास्तविक संख्या की पुष्टि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल प्राथमिकता सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है और हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। शुरुआती आशंका है कि निर्माणाधीन ढांचे की कमजोरी या फिर तकनीकी खामी के चलते ये दुर्घटना हुई है और हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन ने कहा है कि यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे राज्य की नजरें फिलहाल इस राहत और बचाव अभियान पर टिकी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप और हत्या के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी हर बड़ी घटनाओं में सांप्रदायिक एंगल तलाशने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि पीड़िता किसी भी धर्म या समुदाय की हो, उसके साथ हुए अपराध को इंसाफ और कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में सरकार की प्रतिक्रियाएं आने में 4 दिन लग गए, जबकि पहले कोई भी मामले में तत्काल कार्रवाई का दावा किया गया था। टीएमसी सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र दुर्गापुर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गंभीर अपराध हुआ। उन्होंने सवाल उठाए कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले में जवाबदेही आखिर किसी की तय होगी। और कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि राज्य में रेप, हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं पर गंभीरता से कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक माहौल बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही आरोप लगाया है कि राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में तेज बारिश, गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी गतिविधियां सक्रिय होने के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती है। प्रशासन ने संबंधित विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और जल निकासी से जुड़े अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। वहीं आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी
भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से पेड़ों, बिजली के खंभों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सक्रिय मानसून के चलते आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। खबर यूपी के औरैया से है, जहां पर पूर्व बैंक प्रबंधन के बंद मकान में लाखों की चोरी हुई है और ताला तोड़कर नकदी और जेवरात जो है वो चोर लेकर चले गए हैं। ऐसे में औरैया जिले के अजीतमल निवासी क्षेत्र में विद्यानगर मोहल्ले में चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के समय मकान मालिक परिवार सहित लखनऊ गया हुआ था और जानकारी के अनुसार पूर्व बैंक प्रबंधन के घर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और घर में रखे करीब 25,000 रुपए नगद के साथ सोने चांदी के आभूषण और चोरी करके मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान चोरों ने पूरे घर को खंगाल डाला और परिवार जब लखनऊ से वापस लौटा तो घर का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा मिला। इसके बाद से चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद से तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।